वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स जी। 12th क्लास की हमारी बायोलॉजी की टॉप 10 सीरीज चल रही है। हर चैप्टर की जो टॉप 10 क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए वो चल रहे हैं। आज हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है जिसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। आपको जो पिछली क्लास से चैप्टर हो गए उसमें बताया था कि जहां भी आपको जैव, जीव या जैविक शब्द मिलते हैं तो उसका मतलब पेड़ पौधे और जंतु से होता है। कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधे से मतलब होता है जैव, जीव या जैविक का जो सजीव प्राणी होते हैं। तो जैव प्रौद्योगिकी का क्या मतलब है? जैव का तो मतलब हो गया जीव जंतु या पौधे, और प्रौद्योगिकी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। जब किसी भी जीव जंतु के किसी शरीर या कोशिका से कोई टेक्निक यूज करके कोई उपयोगी वस्तु का निर्माण किया जाता है, उपयोगी किसी चीज का प्रयोग के निर्माण किया जाता है, बनाई जाती है, तो उसे क्या बोलते हैं? जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जैव प्रौद्योगिकी की परिभाषा दीजिए। जैव प्रौद्योगिकी वह विज्ञान है जिसमें जीवित प्राणियों की कोशिकाओं या उनके भागों का उपयोग करके मनुष्य के लिए उपयोगी वस्तुएं और तकनीकें विकसित की जाती है। इसमें हर क्वेश्चन की जो डेफिनेशन है वो भी वेरी शॉर्ट है, बहुत आसान है। आपने कई जगह पढ़ी होगी लेकिन ये आपको बिल्कुल आसान लगेगी। एक क्वेश्चन है जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि जीन चिकित्सा क्या है। इसमें ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट है, जीन चिकित्सा क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज यानी एडीए की कमी का उदाहरण देकर समझाइए। पहले तो आपको पता थोड़ा सा होना चाहिए कि जीन का मतलब क्या होता है। जीन जी, आपने पता है कि मानव शरीर की एक सूक्ष्मतम इकाई होती है जिसको बोलते हैं कोशिका। कोशिका, तो इस कोशिका के ही अंदर जीन्स होते हैं। और जीन्स का कार्य क्या होता है? जीन्स वो पहचान होती है किसी इंसान की जो इंसान के पूर्वजों से मिली है, माता पिता से। यानी बच्चे का कद कैसा होगा, ये कितना बड़ा हो सकता है, इसके शरीर में कौन सी पैतृक पैतृक बीमारी आ सकती है, इसके बाल कैसे होंगे, आंखें कैसी होंगी, शरीर कैसा होगा, ये सब जो क्वालिटी विशेषता गुण बताते हैं वो कोशिका के अंदर जीन होते हैं जो डीएनए से मिलकर बनते हैं। यानी डीएनए ही जीन बनाते हैं। जीन किससे बनते हैं? वो डीएनए से बनते हैं। और डीएनए यानी जो जीन होते हैं वो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जीन चिकित्सा क्या है, जीनों की चिकित्सा कैसी होती है। इसमें मानव में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ एवं क्रियाशील जीन से बदला जाता है। जी, जीन चिकित्सा का मतलब है किसी इंसान के अंदर जीन्स अगर डिफेक्टिव जीन्स हो गए, कोई शरीर में कोई ऐसी बीमारी आ गई जो उसके अनुवांशिक लक्षणों को प्रभावित कर रही है, उसकी संतान आगे उसके बच्चों या बच्चों के भी बच्चों में जाने वाली कोई समस्या है, तो तब उस समस्या का समाधान करने के लिए उस इंसान के जीन्स में उन जो गलत जीन्स हैं उनको चेंज करके उनके अंदर सही जीन्स डाला जाता है, बदले जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही जीन चिकित्सा कहते हैं। इसमें मानव में उपस्थित दोषपूर्ण यानी जो गलत हो गए जीन, जिनके अंदर कोई फॉल्ट है, उनको स्वस्थ और क्रियाशील सही जीन से बदल दिया जाता है। जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग सन 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की में एडिनोसिन डीएमिनेज यानी एडीए की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। और एडीए से संबंधित जीन में गड़बड़ी होने के कारण गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता बीमारी हो जाती है, जिसे SCID बोलते हैं। जी, संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता का मतलब क्या है? संयुक्त का मतलब होता है टोटल मिलाकर सारी, और प्रतिरक्षा का मतलब होता है जो शरीर की इम्यूनिटी होती है, जो शरीर को ताकत देती है बीमारियों से लड़ने की, तो वो न्यून हो जाती है, यानी वो बहुत ही कम हो जाती है। जो शरीर होता है वो बीमारी से लड़ नहीं पाता, किसी भी प्रकार की बीमारी से, और शरीर जो है रोगों से ग्रसित हो जाता है, दवाई काम नहीं करती, तो उसको बोलते हैं संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता, ये बीमारी हो जाती है। तो जीन चिकित्सा में सर्वप्रथम रोगी के रुधिर से लसिका के अणु को निकालकर शरीर से बाहर संवर्धन किया जाता है उनका, और सक्रिय एडीए का सीडीएनए
यानी cDNA संवाहक द्वारा लसिका के अणु में प्रवेश कराकर लसिका अणु को रोगी के शरीर में वापस पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, तो इससे जीन चिकित्सा होती है, जीन्स को चेंज कर दिया जाता है जी। ये भी एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है। कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व को समझाइए। सारे क्वेश्चन वो हैं जो बोर्ड में बार बार रिपीट होकर आते हैं या पिछले सालों में भी आपने देखने को, ये आप देखोगे तो मिलेंगे। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि में क्या महत्व है? जैव प्रौद्योगिकी ने कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। पहले आपको थोड़ा समझा दें, आजकल फसलों के अंदर नए नए बीजों की किस्में आ रही हैं जो हाइब्रिड है, जिसके अंदर बहुत सारे, यानी समय भी कम लेते हैं और उपज बहुत ज्यादा देती है और बीमारियां उनके अंदर कम होती हैं। ऐसी ऐसी जो फसल की किस्में तैयार की जा रही हैं वो सब जीन के द्वारा ही, यानी जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ही की जा रही हैं। जैव प्रौद्योगिकी के बायोटेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी ने कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। उसके प्रमुख महत्व कौन कौन से हैं? नंबर 1 है फसल उत्पादन में वृद्धि की है। आपने देखा होगा पहले एक छोटी सी जगह के अंदर जो गेहूं या धान की फसल लगाते थे तो उसके अंदर से थोड़ी अनाज थोड़ा होता था, और आज उसी खेत के अंदर से अनाज कितना कई गुना ज्यादा होने लगा है पिछले 10 या 20 साल की उपेक्षा। इसका मेन कारण क्या है? जैव प्रौद्योगिकी। तो फसल उत्पादन में वृद्धि जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से उपज देने वाली फसलों का विकास वो किया गया है। उच्च अनुवांशिक रूप से सुधरे बीज, यानी वो बीज जिनका अनुवांशिक गुण बहुत हाई है, वो बीज कम समय में अधिक उत्पादन देते हैं और इससे खाद्यान्न की कमी दूर होती है। यानी जब उत्पादन अधिक होगा तो देश के अंदर खाद्यान्न की कमी कम होगी और खाद्यान्न का भंडार भरेगा। रोग एवं कीट प्रतिरोधी जैव प्रौद्योगिकी से प्रतिरोधी जैव प्रौद्योगिकी से रोग फसलें विकसित, रोग निरोधक फसलें, देखो रोग रहित, यहां आएगा रोग रहित फसलें विकसित की जाती हैं। इससे कीटनाशकों का प्रयोग कम होता है, ठीक है, और फसल सुरक्षित रहती है। इसके बाद है उत्तक संवर्धन। संख्या में स्वस्थ इस तकनीकी से कम समय में बड़ी और एक समान पौधे तैयार किए जाते हैं। यानी पहले क्या होता था कि कोई पौधा बड़ा हो गया, कोई छोटा हो गया, अब जो है ऐसे बीज अनुवांशिक उनके अंदर लक्षण डाले हुए हैं पेड़ पौधों के कि वो एक समान वृद्धि करते हैं और उपज ज्यादा देते हैं। पर्यावरण संरक्षण, जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक मिट्टी व पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो देखो, जो जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक, जो पहले जैव उर्वरक होते थे, सरकार ने उन पर चर्चा की और अब उनकी जगह पर क्या कर दिया, ऐसे जैव उर्वरक यानी खाद, फर्टिलाइजर और ऐसे कीटनाशक दवाइयां, ठीक है, वो विकसित कर रही है, जिससे मिट्टी और पर्यावरण को नुकसान बहुत कम होता है और सतत कृषि को बढ़ावा देते हैं। सतत का मतलब निरंतर कृषि की उपज बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारजीनी जंतु किसे कहते हैं, यानी ट्रांसजेनिक जंतु किसे कहते हैं? जिन जंतुओं के जीन्स एक किसी दूसरे जंतु के जीन्स से चेंज कर दिए जाते हैं और उस जंतु के अंदर नए परिवर्तन उसके शरीर में आ जाते हैं, उसे ट्रांसजेनिक जंतु बोलते हैं। मानवों के लिए इसकी उपयोगिता क्या है, यानी जो ट्रांसजेनिक जंतु तैयार किए जा रहे हैं उससे इंसानों को क्या फायदा हो सकता है? देखो, पारजीनी जंतु को ट्रांसजेनिक जंतु बोलते हैं। वे जंतु होते हैं जिनके शरीर में जैव प्रौद्योगिकी की मदद लेकर किसी अन्य जीव का जीन प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे उनमें नए या परिवर्तित गुण उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है, उसे पारजीनी जंतु कहते हैं। पारजीनी जंतु वे जंतु होते हैं जिनके शरीर में जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा किसी अन्य जीव का जीन प्रवेश करा दिया जाता है और उनके अंदर नए गुण आ जाते हैं। जैसे उदाहरण बहुविकल्पी क्वेश्चन में आ सकता है, डोली नामक भेड़ है, नोटो और कागा जापानी गाय है। ये दो गाय के नाम है, नोटो और कागा। ये कहां पर? जापान में विकसित हुई थी। और मीरा नामक बकरी है जिसका नाम मीरा है। मानवों के लिए ट्रांसजेनिक यानी पारजीनी जंतु की उपयोगिता क्या है, क्या क्या फायदा ले सकता है उससे?
नंबर 1 मानव रोगों का अध्ययन करने के लिए लिया सकता है। ट्रांसजेनिक जंतुओं का उपयोग कैंसर, मधुमेह और आनुवंशिक रोगों के कारणों को समझने में किया जा सकता है कि शरीर पर क्या फर्क पड़ता है, और दवाओं और टीकाओं का परीक्षण किया जा सकता है। नई दवाओं और टीकों की प्रभावशीलता और सुरक्षा की जांच ट्रांसजेनिक जंतुओं पर की जाती है। यानी जब जीन्स बदले जाते हैं तो क्या टीका और दवाएं उन पर कितना असर करेगी, क्या बीमारी उनको बढ़ेगी या उनकी बीमारी कम होगी, या बीमारी का असर उनके शरीर पर नहीं होगा, ये जांच की जाती है। मानव उपयोगी प्रोटीन का उत्पादन, इससे इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन और एंजाइम जैसे उपयोगी प्रोटीन प्राप्त किए जाते हैं। जीन कार्य का अध्ययन किया जाता है, जब उनके जीन चेंज करके नया जीन बनता है, चेंज किया जाता है, तो चेक किया जाता है कि कितना प्रभाव उनके आने वाले अगली जनरेशन पर पड़ेगा। तो जीन की भूमिका और उनके प्रभाव को समझने में ट्रांसजेनिक जंतु सहायक होते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी जो होती है उनकी, एंटीबॉडी या इम्यूनिटी, मानव प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य को समझने में इन जंतुओं का उपयोग किया जाता है। 6 नंबर पे है रोग प्रतिरोधक अक्षमता। ठीक है, रोगों से लड़ने की जो ताकत होती है, इम्यूनिटी होती है। ट्रांसजेनिक जंतुओं से रोगों से लड़ने की नई तकनीकों का विकास किया जाता है। चिकित्सा अनुसंधान में सहायता, ये जंतु जैव प्रौद्योगिकी और चिकित्सा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है जो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोपायरेसी किसे कहते हैं? क्या बायो, यहां पर बायो, ठीक है, बायोपायरेसी, बायो का मतलब तो होता है जीव जंतु या पेड़ पौधे से, जीव जंतु या पौधों से, और पायरेसी का मतलब होता है चुराना, षड्यंत्र करना या छिपाना, बिना बताए किसी से छिपाकर कोई चीज ले लेना। ठीक है, तो इसका मतलब होता है किसी देश के जीव जंतु या पेड़ पौधे का, या किसी समुदाय के जीव जंतु या पेड़ पौधे का बिना बताए चुरा लेना, उसके गुण को या उसकी क्वालिटी को क्या कहलाता है? बायोपायरेसी क्या कहलाता है, या उपयोग करना किसी दूसरे देश के जीव जंतुओं का बिना बताए। ठीक है, तो बायोपायरेसी क्या होता है? बायोपायरेसी वह अवैध प्रक्रिया है जिसमें किसी देश या समुदाय के जैव संसाधनों का मतलब होता है पेड़ पौधे, जीव जंतु, ठीक है, संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान का बिना अनुमति व्यावसायिक प्रयोग किया जाता है, कमर्शियल यूज किया जाता है फायदे के लिए, तो वो क्या कहलाता है? बायोपायरेसी कहलाता है। उदाहरण जैसे भारतीय नीम के उत्पादकों का विदेशी कंपनियों द्वारा पेटेंट कराने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो यानी भारतीय जो नीम है, और इसी प्रकार जो भारतीय का हल्दी का उपयोग है वो भी किया जा रहा है, वो भी आप उदाहरण लिख सकते हैं। भारत के अंदर जो भारतीय हल्दी का उपयोग जो किया जाता है, उसका अमेरिका उसको चुराने की कोशिश कर रही है, उस प्रयोग को जी, क्योंकि वो जो उपयोग है वो तो भारत के अंदर ही है ना, तो उस उपयोग को यूज करने वाली है अमेरिका। पेटेंट से क्या तात्पर्य है? देखो, पेटेंट भी इसी से संबंधित है। बस क्या फर्क होता है? बायोपायरेसी के अंदर तो जीव जंतुओं का अवैध यूज करना होता है, प्रयोग करना, और पेटेंट के अंदर किसी भी वस्तु का होता है। पेटेंट किसी नई खोज पर सरकार द्वारा दिया गया कानूनी अधिकार है, यानी किसी आदमी ने कोई खोज की तो सरकार उसको पेटेंट देती है। पेटेंट का मतलब होता है उसको अधिकार देती है कि तुम्हारी बिना अनुमति के कोई भी इसका प्रयोग नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तुम्हारी अपनी निधि है, अपना अधिकार तुम्हारा इस पर है। तो पेटेंट किसी नई खोज पर सरकार द्वारा दिया गया कानूनी अधिकार है जिससे कोई और बिना अनुमति उसका उपयोग नहीं कर सकता। तो पुणे संयोजक डीएनए, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। पुणे संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी, यदि प्रौद्योगिकी को समझाइए, प्रौद्योगिकी को समझाइए, ठीक है जी, तथा इसका उपयोग करके मानव इंसुलिन के उत्पादन के चरणों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बड़ा हार्ड है, लेकिन बिल्कुल सरल परिभाषा में आपको बताया है, सरल इसका आंसर देने की कोशिश की गई है। पुणे संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी, देखो क्या होता है, पहले तो इसकी डेफिनेशन देखो। इस तकनीक में, यहां से इसका आंसर, ये हेडिंग है, इस तकनीक में किसी एक जीव के इच्छित जीन को, यानी जो जीन चाहिए जिस जगह से, उस जीन को दूसरे जीव के डीएनए में, ठीक है, डीएनए में जोड़कर उपयोगी पदार्थ का उत्पादन किया जाता है। और इंसुलिन एक प्रोटीन है
इंसुलिन, इंसुलिन कहाँ आती है? मधुमेह बीमारी में, शुगर की बीमारी के लिए प्रयोग की जाती है, इंसुलिन के टीके वगैरह लगते हैं ना। तो इंसुलिन एक प्रोटीन है जिसके अमीनो अम्ल अनुक्रम के बारे में सर्वप्रथम फ्रेडरिक सेंगर ने 1954 में पता लगाया था। और यह प्रोटीन दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है, ए श्रृंखला और बी श्रृंखला, जो आपस में डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ी होती है। वयस्कों में होने वाली शुगर की यानी मधुमेह का जो नियंत्रण है वो निश्चित समय अंतराल पर इंसुलिन लेने से ही संभव हो जाता है, वो ठीक हो जाती है बीमारी। सन 1983 में एली लिली नामक एक कंपनी थी। उस कंपनी ने 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला ए तथा बी के अनुरूप होते हैं, जिसे ई कोलाई को संवर्धन माध्यम में वृद्धि करते हैं और ई कोलाई द्वारा 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं ए और बी दोनों श्रृंखलाओं का संश्लेषण अलग अलग होता है। इन श्रृंखलाओं में ए और बी को निकालकर डाइसल्फाइड बंध बनाकर आपस में संयोजित करके मानव इंसुलिन का निर्माण कर दिया जाता है। और यही तरीका होता है मानव इंसुलिन का, जो बीमारी को, शुगर की बीमारी को हटाने का, चेंज करने का। ठीक है, ये बायो प्रौद्योगिकी के द्वारा किया जाता है, जिससे टीके वगैरह भी तैयार किए जा रहे हैं। अब देखो एंटीटॉक्सिन क्या होता है। एंटीटॉक्सिन बोलते हैं विषैले पदार्थ को, देखो टॉक्सिन बोलते हैं विषैले पदार्थ को, विषैले पदार्थ को बोलते हैं टॉक्सिन। और एंटी होता है उसको मिटाने वाला, उसके विपरीत यानी उसका विरोधी। तो एंटीटॉक्सिन का मतलब होता है जो जहर या विष को कम करते हैं शरीर के अंदर। एंटीटॉक्सिन एक विशेष प्रतिरक्षी होता है, जो एंटीबॉडी होता है, एक एंटीबॉडी होता है जो शरीर में विष यानी टॉक्सिन के प्रभाव को निष्क्रिय करता है। जैसे डिप्थीरिया और टेटनस आदि में एंटीटॉक्सिन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है बाह्य डीएनए, बाह्य जी बाह्य डीएनए, ये डीएनए, बाह्य डीएनए और संवाहक डीएनए के मिश्रण से बनने वाले डीएनए का नाम क्या है? पुनर्योजक डीएनए। ये एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, आ सकता है। बीटी टॉक्सिन किस जीवाणु से बनता है? ये बैसिलस किससे बनता है? बैसिलस थुरिजिएंसिस से बनता है, बैसिलस थुरिजिएंसिस से नामक जीवाणु से बनता है बीटी टॉक्सिन। ठीक है, ये टॉप 10 क्वेश्चन थे इस चैप्टर में। इसके अलावा मुश्किल ही कोई खास क्वेश्चन होगा जो जिसकी आने की उम्मीद है, क्योंकि टॉप वेरी जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के यही क्वेश्चन है। अगर आपने दूसरे चैप्टर नहीं देखे तो कृपया देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।